ओके, सो पार्शियल वेव ट्रीटमेंट में जब हम रिएक्शन क्रॉस सेक्शन या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, दोनों निकालेंगे यहाँ पे, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन भी और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी, तो हम मानेंगे कि हमारा एक जेड एक्सिस के ये इसको हम जेड एक्सिस प्लेन मान लेते हैं। इधर ये हमारा जेड एक्सिस प्लेन है, जेड एक्सिस है इधर, तो इसके पैरेलल मूव कर रहा है पार्टिकल, और ये ओरिजिन के ऊपर है हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस। तो जब ये आएगा तो हम ये मानते हैं, तो इसके अंदर एक कंडीशन हम ये मानते हैं कि दोनों स्पिनलेस है, बोथ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, बोथ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर स्पिनलेस, ये हम मान लेते हैं, ये दोनों स्पिनलेस। और तो ये स्टेशनरी है, दिस इज एट रेस्ट, ये मूव कर रहा है, and when it is moving means freely, it is moving freely means there is, because it is very away from the nucleus, there is no potential on projectile, so it is a free particle. फ्री पार्टिकल होगा तो इसका वेव फंक्शन किसके बराबर होगा, साई को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ए फ्री पार्टिकल व्हाट शुड बी साई, एक्सपोनेंशियली आयोटा के डॉट, इसका नाम क्या होता है, प्लेन वेव, प्लेन वेव, यस, ये प्लेन वेव होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जनरली वैसे तो हम n लिखते हैं, पर इसको हम 1 मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। और यदि ये जेड एक्सिस की तरफ है तो हम जेड एक्सिस के उसमें है तो हम इसको सीधा ये भी लिख सकते हैं, एन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड, ये वेक्टर हट जाएगा, फिर यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, के जेड डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये ओके, तो ये सब आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ देखते हैं, तो हमारा जो इनिशियल वेव फंक्शन है साई आई, जो इसका इनिशियल वेव फंक्शन साई आई, तो ये क्या होगा, प्लेन वेव होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के डॉट आर, के डॉट आर को क्या लिख सकते हैं, के आर कोस ऑफ थीटा, एंगल है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा थीटा जो है पोलर एंगल है, दैट्स इट। सो अब इसको हम यदि हम लिखें बेसल फंक्शन की टर्म में, और इसको हम लिखना चाहें इस वेव को हम बेसल फंक्शन की टर्म में क्यों लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, विल डिस्कस दैट आल्सो। हम इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, तो हम बेसल फंक्शन में कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं इसका। ओके, तो बेसल फंक्शन की टर्म में इसकी सीधी सी जो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो साई ऑफ आई इज इक्वल टू सिग्मा एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी iota l under root 4 pi 2l plus 1, this is Bessel function j of l kr। और हम ये मान लेते हैं कि ना m is equal to 0 है इसके अंदर, स्फेरिकल हार्मोनिक की जो हम बात करेंगे तो हम हायर m नहीं मानते, सिर्फ m is equal to 0 की बात करते हैं यहाँ पे। तो हम जो तो y l0 थीटा हो जाएगा ये। तो ये हमारी ये इसकी एक्सपेंशन है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है। तो जब ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, और दूसरा हमें पता है कि जो हमारा k ऑफ r है, r क्या है, आर हमारी डिस्टेंस है किसकी, इन दो के बीच की, इन दो के बीच की जो डिस्टेंस, इसको हम आर कह रहे हैं, ये आर है। तो आर न्यूक्लियर उससे बहुत ज्यादा है, तो के आर जो होगा ये मोमेंटम दिस इज मच ग्रेटर देन एल, तो एल से बहुत ज्यादा होगा। तो उस केस में बेसल फंक्शन को हम यदि करें एल इज इक्वल टू 0 के लिए और एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, जब इन्फिनिटी की हम बात करें तो उसके लिए हमारा बेसल फंक्शन है सिंपल सा, के आर इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट उसके ऊपर वो दोनों हमने शो कर रखी है। तो ये बेसल फंक्शन, इसको लिख लेना बेसल फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज। तो जे बेसिक बेसल फंक्शन व्हेन x jl x, व्हेन x
इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, 0 होगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, x की पावर l 2l प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। देन JLX, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम का ये फंक्शन, ये फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि x क्या है इन टर्म्स ऑफ l, इट इज मच ग्रेटर देन l, बिकॉज K ऑफ R is much greater than L, so we can say K of R is almost equal to infinity, इसको हम infinity मान लेते हैं, तो ये infinity मान लिया, when this tends to infinity तो 1 by x cos of this ये वैल्यू हमारी हो जाती है, तो ये हमने यहाँ पे यही वैल्यू है। सो हमारा बेसल फंक्शन के अंदर क्या आ गई टर्म, बेसल फंक्शन में टर्म आ गई साइन ऑफ K of R माइनस पाई एल बाई 2 डिवाइडेड बाई K ऑफ R। अब इसको साइन ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाता है, यदि एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या है एक्सपोनेंशियल में, कोई बताएगा? e raised to power minus iota theta over 2 theta divided by 2 और माइनस आयोटा थीटा माइनस e की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, यही तो है ना? सर उल्टा है, माइनस power iota opposite e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस, एक ही बात है, ठीक है। तो उसमें हम नीचे माइनस आयोटा को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसके बराबर होगा, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करें और आयोटा को जब ऊपर लेके जाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा अपॉन 2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस e की पावर आयोटा थीटा। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम है यहाँ से? हाँ ठीक है सर, ठीक है। सो अब इसको ऐसे हमने लिखा, तो आयोटा अपॉन 2 थीटा यहाँ पे क्या है, यदि हम इसकी बात करें तो ये तो K ऑफ R है, तो इस पूरे को हम जब इसके आगे लेके जाएंगे, इसको एक्सपेंड किया हमने ये सारा, तो आयोटा बाई 2 ये K ऑफ R यहाँ से है और हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ ये थीटा पूरा आ गया। अब इसके अंदर आप देखो, अब दो वेव्स हैं, एक वेव ये है, तो दो पोर्शन इस वेव के J ऑफ L हमने क्यों लिया, इसका कारण क्या था J ऑफ L का, कि J ऑफ L जो है ये हमारी दोनों लेता है, इसके अंदर इनकमिंग वेव का कंपोनेंट भी होता है और आउटगोइंग वेव का भी कंपोनेंट होता है। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे इट इज माइनस K ऑफ R, यहाँ पे यदि माइनस R आता है तो उस टाइम वेव का मीनिंग क्या है कि इनकमिंग वेव है, और ये जब K ऑफ R है तो इसका मीनिंग क्या है कि उस पार्ट से पॉजिटिव तरफ चल रही है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये वेव क्या है, जब वेव यहां से आएगा तो ये इसको हमने ओरिजिन मान लिया, यहां ऐसे मान लिया, ये जेड डायरेक्शन, इसको हमने ओरिजिन मान लिया O पे, तो जब ये इससे इधर है तो ये नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इससे आगे चला जाएगा तो पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां तक क्या करेगा e की पावर माइनस आयोटा K ऑफ R माइनस पाई L बाई 2, ये तो पोर्शन इधर रहेगा, और इससे आगे का वेव का जो पोर्शन होगा उसमें पोर्शन रहेगा आउटगोइंग वेव होगी e की पावर आयोटा K ऑफ R माइनस पाई L बाई 2। ये आप शुरू करते हो +1 में करना, तो ये हमारा दोनों पोर्शंस को, दैट्स व्हाई दिस JL इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने इसको साई आई को हमने इसके अंदर ब्रेक किया है कि ये दोनों पोर्शन को दे देता है। तो अब हम जो कंबाइन लिखेंगे साई ऑफ आई वो किसके बराबर हो जाएगी, तो साई एल हो जाएगी, तो वही क्या कर रहा है JL K ऑफ R इज सम ऑफ इनगोइंग जो आ रही है फर्स्ट एक्सपोनेंशियल टर्म एंड आउटगोइंग जो सेकंड एक्सपोनेंशियल टर्म है ऑफ स्फेरिकल वेव्स। सो द फर्स्ट wave coming towards the origin with momentum KH cross and angular momentum obviously LH cross, तो पहली वेव, और दूसरी सेम उससे आउटगोइंग में है, दूसरा जो पोर्शन है वो सेम बताता है कि वो आउटगोइंग है। तो अब यदि हम इसको देखें तो हम इसको इकट्ठा यदि साई आई को आप लिखना चाहें तो JL को उधर वहां पे लिख के, तो साई आई हमारा क्या हो जाएगा, साई ऑफ आई इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन K ऑफ R, इसको हम लिखेंगे सिग्मा L इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अंडर रूट 2L प्लस 1, JL की वैल्यू हमने लिखी है, तो एक आई उसका आएगा, एक ही आयोटा पहले से था, आयोटा L प्लस 1
और ये हमारा हो जाएगा फैक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ पहले हमारा था माइनस आयोटा के आर माइनस पाई एल बाई 2, ये फैक्टर पहले, और इसके बाद में माइनस दूसरा फैक्टर जो हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस पाई एल बाई 2, ये दूसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा ये। और इस पूरे के साथ में हमारा क्या है वाई एल कोमा 0 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल वेव है। अब आप इनिशियल कंपोनेंट में देखो, जब वेव हमारी ये पार्टिकल हमारा है, तो जब इसको हमने टारगेट किया इस न्यूक्लियस के ऊपर, तो ये ऐसे जाएगा, तो एक पोर्शन तो इससे इधर का है, ये साई आई इधर हो गया। जब पार्टिकल इससे पार करेगा, क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा साई एफ, इस सेम पार्टिकल का वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब चेंज्ड वेव फंक्शन क्या होगा, अब आप इस पूरे इसके अंदर देखें तो ये तो कंपोनेंट हमारा क्या है, इनकमिंग का कंपोनेंट है ये, तो चेंज कौन से कंपोनेंट में होगा भाई, आउटगोइंग में सर, फर्स्ट कंपोनेंट में होगा, इनकमिंग कंपोनेंट में होगा, या सेकंड कंपोनेंट में होगा, सेकंड में सर, चेंज होगा हमारा सेकंड में, क्योंकि इनकमिंग के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो आउटगोइंग वेव के अंदर, आउटगोइंग कंपोनेंट के अंदर चेंज आ जाएगा। तो वही क्या क्या कहा, नाउ इफ यू कंसीडर न्यूक्लियस लोकेटेड एट ओरिजिन, the amplitude and phase of the outgoing spherical waves from origin in general changed। कौन सा कंपोनेंट, आउटगोइंग स्फेरिकल वेव, वो चेंज होगी। लेट अस कंसीडर आउटगोइंग पार्ट ऑफ partial wave with orbital angular momentum L be changed by a factor of eta L। हमने मान लिया कि eta L से, और eta L किसके ऊपर ले लिया, eta L is equal to eta L mod e की पावर माइनस माइनस नहीं प्लस होगा 2 आयोटा डेल्टा, ये माइनस नहीं आएगा। सो e की पावर eta L mod e की पावर 2 आयोटा डेल्टा, ये हमने मान लिया कि ये हमारा चेंज है एल एंगुलर मोमेंटम की वेव के अंदर। तो जैसे देखेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय eta L is equal to eta L mod e की पावर 2 आयोटा डेल्टा L। डेल्टा L जो हमारा फेज शिफ्ट है, डेल्टा L इज फेज शिफ्ट, एंड फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, यदि इलास्टिक स्कैटरिंग है कंप्लीटली, तो eta L mod is equal to 1 हो जाएगा उसके अंदर। तो उसके अंदर eta L का कोई वो नहीं आएगा कंपोनेंट, सिर्फ किस में आएगा चेंज, सिर्फ फेज में आएगा, आपका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा वेव के, सिर्फ वेव के किस में चेंज आएगा, फेज में। यही हमने किया था कि इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, बिकॉज इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर आपका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, आपका सिर्फ फेज में चेंज आता है। तो हमारी वेव साई ऑफ एफ क्या हो जाएगी, वही बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ इसके आगे क्या कर देंगे, इसको माइनस eta L से इसको मल्टीप्लाई कर देगा, इस कंपोनेंट को आउटगोइंग कंपोनेंट। इज इट ओके, ठीक है भाई, यस सर, यस सर, ओके। तो अब हमें जो स्कैटरिंग वेव फंक्शन निकालना है, तो स्कैटरिंग वेव फंक्शन कैसे हो जाएगा, साई स्कैटरिंग इज इक्वल टू साई एफ माइनस साई इनिशियल। यदि इसको करेंगे तो ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन सा फैक्टर बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 माइनस eta L बच जाएगा। तो इसको हम आगे देखेंगे, तो साई एफ दिस माइनस इनिशियल करेंगे, तो माइनस इनिशियल में ये तो माइनस में वहां पे कट जाएगा, और हमारा इसका माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो e की पावर आयोटा को लेंगे तो 1 माइनस eta L हमारा बचेगा। तो हमारा साई एफ क्या आ गया, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो साई स्कैटरिंग इज इक्वल टू रूट पाई के आर, और सारा 1 माइनस eta L एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस पाई एल बाई 2, और वही सारा, तो ये सेम बच गया। लेकिन हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, हम साई एफ जो साई फाइनल वेव है, इस फाइनल वेव को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, पूरी प्लेन वेव, इनिशियल वेव जो थी पूरी प्लेन, प्लस इसके अंदर एक फेज के अंदर चेंज एफ ऑफ थीटा e की पावर आयोटा के ऑफ आर बाई आर। तो हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखें तो हमारा साई स्कैटरिंग किस बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ थीटा e की पावर आयोटा के आर बाई आर। तो हमने इसको यहाँ से एफ ऑफ थीटा इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग दीज टू, तो हमारा एफ ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया,
e की पावर आइटा के आर को बेसिकली हम के आर की टर्म को दूर करना चाहते हैं थीटा के अंदर। हम चाहते हैं इसको दो पार्ट्स में स्कैटरिंग, उसको दो पोर्शन में डिवाइड करना चाहते हैं। एक पोर्शन जो हमारा सिर्फ थीटा को डील करे और एक पार्ट जिसके अंदर हमारा आर की बारे में वैल्यूज हो। हम इनको आपस में मिक्स नहीं रहने देना चाहते, हम इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिया। तो साई स्कैटरिंग क्या होगा, एक तो थीटा का पोर्शन और एक पोर्शन हो गया हमारा आर का। तो इसको हम लेंगे तो एफ ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, ये सारा पोर्शन, ये एल वाला ये सब आ जाएगा। के ऑफ आर ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आर जो है ये आर भी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल है। तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिया है साई एफ को। तो यहां से किया तो हमारा आ गया ये एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हमारी सिर्फ एल से रिलेटेड टर्म्स है, आर की कोई भी टर्म नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा आ गया एफ ऑफ थीटा। इजी टॉक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। वैसे तो तुम्हें आता ही है, क्वांटम में तुमने अच्छे से कर ही रखा है। बट देन दिस स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन दिस कैन बी ऑब्टेन्ड। अब ये कैसे निकालेंगे स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन? हम स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन क्या है कि ये एक क्रॉस सेक्शन होगा इस न्यूक्लियाई के अक्रॉस, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है कि जिसके अंदर से पार्टिकल इधर से आए और वो डिफ्लेक्ट होके इधर निकल गए। तो पार्टिकल आए, कुछ डिफ्लेक्ट होके निकल गए, ऐसे निकल गए। तो ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है ये हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। इस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने का एक तरीका है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर से पास किए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो इसके अंदर से जो स्कैटर होके निकले, ये सारे पार्टिकल जो आउटगोइंग पार्टिकल्स हैं, ये टोटल नंबर कितने हैं। इसको हम डिवाइड कर दें पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड से, तो हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ एनएससी स्कैटर्ड पार्टिकल पर सेकंड। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सिग्मा स्कैटरिंग इज इक्वल टू एनएससी। एनएससी क्या है ये, चलो तो पूरा लिखते हैं इसको समझना जरूरी है आपका। ये है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकंड, कि पर सेकंड कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, ये डिवाइडेड बाय, जैसे हम सीधा इसका देखेंगे कि हमने कितने इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया बम्बार्ड किए थे पर सेकंड। इसको किससे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया per second. This is called scattering. This is how we define scattering cross section. It is defined as the ratio of number of scattered particles per second with number of or incident particles per unit area per second. और इसकी वो कितनी बन गई हमारी यूनिट, क्या बन गई, ये नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तो पर सेकंड है, या पर सेकंड से पर सेकंड कट गया, सिर्फ बचा क्या, पर यूनिट एरिया, एरिया ऊपर चला जाएगा। तो यूनिट क्या बन गई इसकी, एरिया। सो दिस इज बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, दिस इज बाय डेफिनेशन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ओके, तो अब इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको सिंपली निकालते हैं। यदि इसको हमें निकालना हो तो इट्स वेरी सिंपल इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम डायरेक्ट क्या, ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम निकालेंगे। तो हम ये क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r नॉट, एक पूरे इसके राउंड, जैसे हमने ये r नॉट रेडियस का एक स्फीयर मान लिया r नॉट, और इसमें से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर सेकंड निकालने हो तो उसका तरीका क्या है, एक स्फीयर मान लिया r नॉट का, इसमें से जो बाहर निकल रहे हैं जो साइज स्कैटरिंग से हम एनएससी निकाल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, number of scattered particles per second is equal to the flux of psi SE through this sphere of radius r naught। तो इस r naught रेडियस के स्फीयर से जो निकलेगा वो हमारा, तो ये कैसे निकलेगा, h क्रॉस अपॉन 2i टाइम, सिंपल है, करली साई स्कैटरिंग अपॉन करली r, साई स्टार स्कैटरिंग माइनस करली साई स्कैटरिंग अपॉन करली r, साई स्कैटरिंग r नॉट स्क्वायर साइन ऑफ थीटा d थीटा d
फाइव एट आर इज इक्वल टू आर नॉट। स्टैंडर्ड रिलेशन है, कोई मतलब हमने इसमें के अंदर कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं है, क्वांटम की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जहां पे भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो किसी भी उसके अंदर से, तो और आपको पता हो कि भाई उसका वेव फंक्शन क्या है, तो उस वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर स्फीयर में से, क्लोज स्फीयर में आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। आप इनकमिंग भी निकाल सकते हैं, आप आउटगोइंग भी निकाल सकते हैं, आप दोनों निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये आपको याद भी होना चाहिए। तो फिर आगे हमने सिर्फ क्या किया है, साइज स्कैटरिंग की, यहां से साइज स्कैटरिंग ये मान लिया और ये मान के इसकी वैल्यूज यहाँ पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, इसकी सॉल्यूशन की। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सोल्व आप करेंगे तो ये सारा आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से फ्री हो जाएगा पूरा जो भी आपका फंक्शन है। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, जैसे जो हमारा दूसरा नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड किसके बराबर होंगे भाई? कौन बताएगा? इंटेंसिटी सर। इंसिडेंट की इंटेंसिटी सर। ये इंसिडेंट पार्टिकल की स्पीड के, वेलोसिटी के बराबर होंगे। ये पर कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है पर सेकंड, ये उसी के बराबर होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वैल्यू इसकी उस वैल्यू के बराबर होंगे नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। तो ये कितने पार्ट, एक को हमने पर्टिकुलर को लगा दिया तो उसमें कितने पार्टिकल, उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा उस परपेंडिकुलर एरिया से कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं, उनका नंबर किसके बराबर होगा? जितनी उनकी वेलोसिटी होगी, एरिया हमने यूनिट ले दिया, तो जितनी वेलोसिटी होगी उतने ही पार्टिकल निकलेंगे, तो ये वेलोसिटी के बराबर होता है। देन इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो एन स्कैटरिंग जो है ये हमारा आ गया h क्रॉस k बाई m, f स्टार थीटा, f थीटा इसको लिखते हैं f थीटा मोड स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा डी थीटा डी, इसको हम डी ऑफ ओमेगा लिख देते हैं, इसमें इस चीज को हम डी ऑफ ओमेगा कहते हैं, और इसको हम f थीटा मोड का स्क्वायर कह देते हैं। और ये हमारा वेलोसिटी के बराबर ही हो गया। तो वेलोसिटी h क्रॉस k बाई m क्या हो जाएगा? 1 बाई m h बाई 2। इस सबको ओपन भी करके मतलब आप लोगों को थोड़ा सा सोल्व किया इसको, तो ये सारे करोगे तो p बाई m आ गया, p इज इक्वल टू mv बाई m, m से m कट गया तो वेलोसिटी के बराबर आ गया। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू वेलोसिटी के बराबर आ गई। अब इस वेलोसिटी को इधर लेके जाओगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसको फर्दर एफ थीटा को सोल्व करना है अपने को। तो एफ थीटा को हम मानते हैं जो ये हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स है वाई थीटा एल, ये ऑर्थोगोनल है और नॉर्मलाइज्ड है। ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन क्या होती है? यदि ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज्ड होगा तो हाँ ये यहाँ लिखा हुआ है वाई थीटा, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू ऑर्थोगोनलिटी की और नॉर्मलाइजिंग की कंडीशन क्या है? ये वैल्यू 1 हो Yes. जाएगी सर। नॉर्मलाइजेशन में सर हो जाएगी बेटे। सो फॉर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, तो उसकी क्या होगी? यदि नॉर्मलाइज नहीं होगा तो एक फैक्टर निकलेगा, 1 नहीं आएगा, एक फैक्टर निकलेगा लेकिन इंटीग्रल पूरा उसमें भी खत्म हो जाएगा। ऑर्थोगोनल होते ही ये इंटीग्रल खत्म हो जाता है। नॉर्मलाइज हो गया तो नॉर्मलाइजेशन में हम उसको भी 1 लेते हैं, मैग्नीट्यूड को भी, तो 1 इंटू 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 1 के इक्वल। तो ये 1 आ गया, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमारा किसके बराबर आया? और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एनएससी इज इक्वल टू v पाई अपॉन k स्क्वायर, और ये पूरा हमारा ये बच गया। तो दिस इज आवर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। सो सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्कैटर्ड पार्टिकल्स। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के तो सिंपल क्या करना है, इस v को इधर ले जाओ। तो सो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा स्कैटरिंग इज इक्वल टू एनएससी बाई v, और ये हमारा पाई बाई k स्क्वायर, सिग्मा इज इक्वल टू 0 टू l प्लस 1 1 माइनस eta l मोड का स्क्वायर। तो ये हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आया। ओके, ठीक है भाई। यस सर। तूने पहले ही कर रखा होगा, और क्वांटम में मेरे ख्याल में इसी सेमेस्टर में है ये सारा पार्शियल वेव ट्रीटमेंट। ओके, सो अब ये हम निकाल लिया। तो सिमिलरली हम रिएक्शन क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हैं। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन में क्या डिफरेंस होगा, कोई बच्चा बताएगा?
यस, आपने कर रखा है। तो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन में और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में क्या डिफरेंस होगा बताओ। हाँ भाई सपना, तुम बताना चाहती हो, बताओ। तुमने हैंड रेज कर रखा है। रोल नंबर 6 सपना। सर गलती से हुआ है। हैंड रेज गलती से हो गया था। अच्छा, फिर अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में तो हमने क्या किया, उसमें नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल निकाले। तो स्कैटर्ड पार्टिकल कैसे निकाले कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर हम बम्बार्ड कर रहे हैं इधर से एक प्रोजेक्टाइल। तो हमने क्या लिया, इस न्यूक्लियस के अराउंड R0 का हमने एक स्फीयर लिया और उस स्फीयर से कितने पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, आउटगोइंग पार्टिकल्स जो हैं, आउटगोइंग पार्टिकल विल टेल यू द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। तो अभी हमें रिएक्शन क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्टेड निकालने हैं कि जो हमारे प्रोजेक्टाइल के जो पार्टिकल्स है वो कितने इसके साथ रिएक्शन हुआ इस टारगेट न्यूक्लियस के साथ, वो निकालना है। तो उसके लिए हम उसको कैसे, नंबर ऑफ रिएक्टेड पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे प्रोजेक्टाइल के? कोई आइडिया देगा कोई बच्चा? हाँ धीरज। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन वो होगा ना कि जिस रीजन रिएक्शन क्रॉस सेक्शन तो सर ये बताएगा कि कितने पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट हुए हैं। न्यूक्लियस टारगेट के साथ कितने पार्टिकल्स इंटरेक्ट हुए या फिर रिएक्शन हुई। हाँ, कैसे निकालेंगे उसको, वही पूछ रहा हूँ। उसका तो इतना आइडिया नहीं है। जैसे इसके अंदर हमने किया था करली साइज स्कैटरिंग अपॉन करली आर साइज स्कैटरिंग स्टार, माइनस उसके अंदर साई कौन सा लेंगे? ओके, बड़ा बड़ा सिंपल है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो आउटगोइंग पार्टिकल है, हम ये मानते हैं कि जो भी पार्टिकल आया, जब रिएक्ट किया, जब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद जो वो पार्टिकल होगा, जो उसकी वेव बनी, तो पार्टिकल वहां एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो उसके अंदर हम देखते हैं कितने इनकमिंग पार्टिकल आए। तो अंदर उस R0 के अंदर आने वाले पार्टिकल, हम ये मानते हैं जो भी उसके अंदर आया वो ट्रैप हो गया। तो वो जब मान के तब उसको हम करेंगे। जैसे हमने क्या किया, तो NR क्या कहते हैं, डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स entered in the sphere of radius R0 around the center without leaving it again। तो उससे बाहर नहीं, जब इन्होंने इंटरेक्शन कर लिया तो वो पार्टिकल उससे बाहर नहीं आएंगे। जब वो पार्टिकल उससे बाहर नहीं एंट्रेंस चैनल, ऑब्वियसली दिस इज नेट फ्लक्स विद इन द स्फीयर एज कंप्यूटेड फ्रॉम द कंप्लीट वेव फंक्शन। जो साई ऑफ आर जो हमने कंप्लीट लिया है, तो कंप्लीट साई जो होगा उससे हम निकालेंगे। तो कंप्लीट साई ऑफ आर से हम निकालेंगे, तो सेम इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। साई स्टार 1/this, वो पूरा साई की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कंप्लीट साई की, और साई की वैल्यू पुट करके फिर हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा डेरिवेशन में ये n ऑफ आर आएगा और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये। उससे इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा। वहां पे था 1 माइनस ईटा एल पूरे का मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 माइनस ईटा एल मोड का स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा, और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया, क्योंकि नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है कि स्फीयर के अंदर अंदर आएंगे, स्फीयर से बाहर कोई पार्टिकल नहीं जा रहा। तो दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव साइन, इट इंडिकेट टुवर्ड्स दैट फ्लक्स इज इनवर्ड्स। तो ये आपका आ गया रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। अब इसको टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है, टोटल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो टोटल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन किसके बराबर हो गया है? टोटल रिएक्शन टोटल क्रॉस सेक्शन हो गया हमारा रिएक्शन का स्कैटरिंग प्लस रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा आ गया पाई लैम्डा क्रॉस स्क्वायर 2l + 1, ये चीज रहेगा बाहर 1 माइनस ईटा एल मोड का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ईटा एल
मोड का स्केल यहाँ, तो ये पूरे का और ये सिर्फ इटाइल का, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाता है। तो हमारा सिग्मा टोटल जो क्रॉस सेक्शन आ गया, टोटल क्रॉस सेक्शन पर्टिकुलर एल, इट इज इक्वल टू पाई लैम्डा स्क्वायर 2l प्लस 1 इंटू 1 माइनस रियल पार्ट ऑफ ईटा। ये हमारा है टोटल रिएक्शन, ठीक है। देन दिस ईटा एल इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ईटा एल, तो ये सारा आ गया। तो अब इसके अंदर हम डिफरेंट चीजें फिर वो देखेंगे कि कौन सी चीज कब होगी। अब जब ईटा एल जो है, ईटा एल मोड इज इक्वल टू 1, ईटा एल मोड इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है भाई, हु विल टेल? व्हेन ईटा एल मोड इज इक्वल टू 1, उसका मीनिंग क्या है, बताएगा कोई बच्चा? यस, कोई नहीं बताएगा? सर इलास्टिक होगा। मैं पूछता हूं, यस। हमने शुरू में जब ईटा एल को डिफाइन किया तब क्या डिफाइन किया था कि ईटा एल मोड इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग। तो मींस स्कैटरिंग क्या होगी, इलास्टिक होगी। तो ईटा एल इज इक्वल टू 1 का मीनिंग है कि उसके केस में आपका रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कभी भी नहीं होगा, मींस कोई रिएक्शन नहीं होना उस टाइम सिर्फ स्कैटरिंग होनी है, इलास्टिक स्कैटरिंग। तो सिग्मा आर एल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ करके सिग्मा आर एल इज इक्वल टू 0 है क्या, सिग्मा आर एल यहां से है। व्हेन ईटा मोड इज इक्वल टू 1 क्या आ गया, ये 0। मींस हमने जो था वो ठीक है। तो हमारा क्या है, सिग्मा आर एल इज इक्वल टू 0। हाउएवर सिग्मा स्कैटरिंग एल दिस मे बी फाइनाइट। इससे क्या समझे आप, सिग्मा स्कैटरिंग एल इज इक्वल टू क्या है, बताओगे कुछ? पाई लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्रॉस स्क्वायर 2l प्लस 1 माइनस ईटा एल मोड का स्क्वायर। क्या ईटा एल मोड इज इक्वल टू 1 है, इट मींस 1 माइनस ईटा एल मोड इज इक्वल टू 0। क्या ठीक है स्टेटमेंट? कोई बताएगा? If eta L mod is equal to 1, then 1 minus eta L mod should be equal to 0. क्या सही रहेगा? मंजीत, यस सर। बताओ बेटे। नो सर, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस ईटा एल है और हमने मोड कंसीडर किया है यहाँ पे, तो यस। तो क्या है, यदि ये होगा तो ये एक स्पेशल केस में तो ठीक हो सकता है। दिस कैन बी एज ए स्पेशल केस ओनली। स्पेशल केस कौन सा, कि ईटा एल इज इक्वल टू हो ही 1, कि जब ईटा एल कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, सिर्फ रियल हो, 1 के बराबर हो, सिर्फ उस केस के अंदर तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। बिकॉज ईटा एल एक कॉम्प्लेक्स नंबर और 1 माइनस ईटा एल जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये 0 जरूरी नहीं ये 0 हो, कि ईटा एल मोड 1 है तो ये 0 हो जाएगा, इट्स नॉट ट्रू, इट्स ओनली ए स्पेशल केस। तो क्या कहा हमने, सिग्मा रिएक्शन क्रॉस सेक्शन दिस विल बी 0, ऑलवेज 0, क्योंकि ये मोड का है। बट सिग्मा स्कैटरिंग एल दिस मे बी फाइनाइट, ये फाइनाइट रहेगा। और यदि ये है और सिग्मा स्कैटरिंग क्वेश्चन 0 हो, इट मींस नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यदि ये 0 हो गया, उसका मीनिंग तो क्या हुआ कि ईटा एल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सीधा 1 आ गया। ऐसा कोई केस नहीं है कि ऐसा होने के बाद कोई रिएक्शन हुआ हो। तो इसका मीन्स कोई भी रिएक्शन नहीं होगा जिसके अंदर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये भी 0 हो जाए। तो मीन्स यदि रिएक्शन हुआ है तो स्कैटरिंग जरूर होगी। इसका रिवर्स मीनिंग क्या है कि व्हेनेवर देयर इज न्यूक्लियर रिएक्शन, स्कैटरिंग पक्का होगी।
सारे के सारे पार्टिकल जो आप बम्बार्ड करते हो एक न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, वो सारे रिएक्शन नहीं करते, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, उनका रिएक्शन क्रॉस सेक्शन 0 हो सकता है, लेकिन स्कैटरिंग सारे के सारे करेंगे। स्कैटरिंग पक्का होनी है तो स्कैटरिंग रिएक्शन पक्का होगा व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा तो स्कैटरिंग जरूर होगी एंड देयर मस्ट बी ए स्कैटरिंग क्रॉस। ओके, देन नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा सा बताया है कि जब आपका इटाइल -1 हो जाएगा, मोड ऑफ इटाइल -1, उस केस में क्या होगा मुझे बताओ भाई। सिग्मा रिएक्शन एल ये किसके बराबर था, बोलो बच्चों? पाई डिवाइडेड बाय k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू 12 + 1 माइनस इटाइल मोड स्क्वायर, ऐसा ही तो था। पीछे देख लो ना, तुम कहां क्यों कर रहे हो? के स्क्वायर करना चाहो तो इस लैम्डा को कन्वर्ट कर लो, के स्क्वायर में हो जाएगा, यही तो था। और स्कैटरिंग किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा स्कैटरिंग पाई लैम्डा क्रॉस स्क्वायर 12 + 1 माइनस इटाइल मोड का होल स्क्वायर, ये है हमारे। तो अब हमारा जब इटाइल = -1 होगा, उस केस में क्या होगा? इटाइल मोड = -1, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का? +1। यस, हाँ भाई, +1, तो फिर से माइनस माइनस 0 हो गया, तो इटाइल मोड -1 होगा तो भी रिएक्शन क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा? 0। बट इस केस के अंदर जो हमारा इटाइल -1 होगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कैन हैव ए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या? एक स्पेशल सिचुएशन आ जाए कि इटाइल मोड हमने -1 लिया, तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जिसमें इटाइल = -1 होगा, तो -1 = 2 होके 2 का स्क्वायर = 4 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी? इसकी इतनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो हमारा जो रिएक्शन क्रॉस जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो मैक्सिमम की सिचुएशन में होगा। इन विच सिचुएशन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विल बी मैक्सिमम? इटाइल = बताएगा कोई बच्चा? When mode of इटाइल = -1, उस सिचुएशन के अंदर हमारा, और उसके अंदर भी इटाइल = -1 आ जाए, तो उस सिचुएशन में हमारा मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन फिर भी 0 रहेगा। एंड फिर हमारा इटाइल = 0 हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सिग्मा RL दिस अटेन्स ए मैक्सिमम वैल्यू। जब ये हमारा 0 होगा, इटाइल मोड 0 होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इटाइल 0 होने पे ये इसकी फाइनाइट वैल्यू रहेगी। इसकी एक सिचुएशन में इसकी इटाइल पाई स्क्वायर ये हो जाएगी 0, एक सिचुएशन में ये 0 ही हो जाएगी, अदरवाइज इट विल हैव फाइनाइट वैल्यूज। तो क्या आ गया हमारा? दैट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की कब होगी? जब मोड ऑफ इटाइल = 0 होगा। ये चीजें याद रखनी है। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब का मोड 0 होगा। देन सिग्मा RL अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, लैम्डा ये पाई आएगा, पाई लैम्डा स्क्वायर 12 + 1। But sigma square takes on its finite values. However, the reaction scattering cross section are same at this value. ये दोनों की same value होगी। When इटाइल मोड स्क्वायर 0 can never be negative. ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अदरवाइज क्या होगा? उसके अंदर ये इसका स्क्वायर, मोड का स्क्वायर, अकेला तो नेगेटिव हो सकता है, बट इसके मोड का नहीं नेगेटिव हो सकता। अदरवाइज आउटगोइंग वेव will have higher intensity than the incident incoming wave. So ital mode square is always less than or equal to 1. This
ensures that sigma reaction constant does not become negative। तो ये नेगेटिव ना हो, क्योंकि यहां से आपने देखा यदि इटाइल की वैल्यू क्या हो सकती है, यदि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये रिएक्शन क्रॉस सेक्शन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई इटाइल मोड स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, बट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू रहेंगे, तो ना तो ये नेगेटिव हो सकता। तो दिस इज द थिंग अबाउट इटाइल मोड स्क्वायर। तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यदि इधर हम तो ले रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, इधर ले स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जब इटा एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा वहां पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, इटा आर एल अपॉन पाई ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी इस पॉइंट के ऊपर, इसकी भी 1 होगी। ऐसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 टाइम्स या 4, ये हमने लिखा 4। तो ये का एक जिनका ग्राफ बनाइए, लिमिट ऑफ इलास्टिक रिएक्शन क्रॉस सेक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, ये इनकी रिएक्शन क्रॉस सेक्शन के साथ। सो दिस इज almost all about your this unit. This is a very important unit in point of view of your competitive exams. So इसमें से प्रॉब्लम्स काफी आती हैं। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि टाइल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये आपको याद रखने हैं। क्यों हो सकती है, यू मस्ट रिमेम्बर दिस थिंग्स। और